हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। मैं पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी से कार्यरत हूँ। आज हम सौर विकिरण, उसे प्रभावित करने वाले कारक तथा सौर विकिरण का भूपृष्ठ पर वितरण पढ़ेंगे। सूर्य ताप क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं। It is total amount of solar radiation received by Earth at a given place or time। अगर हम इस परिभाषा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें चार मुख्य शब्द देखने को मिलते हैं। पहला है अमाउंट यानी कि मात्रा, दूसरा है सोलर रेडिएशन यानी कि विकिरण, तीसरा है प्लेस यानी कि जगह, चौथा है समय यानी कि टाइम। हम सौर विकिरण को बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए इन चारों पहलुओं को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है रेडिएशन। सूर्य से आने वाला विकिरण या तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, हम यह जानते हैं कि हीट ट्रांसफर तीन मुख्य तरीकों से होता है। पहला है कंडक्शन यानी कि चालन। कंडक्शन तब होता है जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श में हो, यानी कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण स्पर्श के द्वारा होता है। जब एक गर्म वस्तु किसी ठंडी वस्तु से टच होती है तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में होता है। जैसे कि अगर आप एक लोहे की छड़ी लेकर आग में डालेंगे तो ऊर्जा उसके एक सिरे से होते हुए आपके हाथ तक पहुंच जाती है। दूसरा जो तरीका है हीट ट्रांसफर का वह है कन्वेक्शन। हिंदी में इसको संवहन बोलते हैं। यानी कि जब कोई गर्म वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में ये फर्क है कि कंडक्शन में सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है, लेकिन कन्वेक्शन में हीट के साथ साथ जो वस्तु गर्म है वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि उबलते हुए पतीले में पानी पतीले के बॉटम से सतह पर आता है। और तीसरा जो हीट ट्रांसफर का माध्यम है वह है रेडिएशन। रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन से काफी अलग होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट स्थानांतरण होने में किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि हवा, पानी। लेकिन जो रेडिएशन है उसके जरिए ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और हम ये जानते हैं कि सूर्य और धरती के मध्य बिल्कुल वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कि उस पूरे स्पेस में कुछ नहीं पाया जाता, ना ही हवा, ना ही कोई किसी प्रकार का तरल या सॉलिड पदार्थ जिसके जरिए ऊर्जा सूर्य से धरती तक पहुंच सके। इसीलिए जो सूर्य से धरती तक ऊर्जा स्थानांतरण होता है वह रेडिएशन के जरिए होता है। रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की तरंग होती है, एक तरह की वेव होती है। एक वेव की तीन मुख्य विशेषताएं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें तरंग यानी कि वेव को समझना बहुत जरूरी है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वेव एक सर्पनुमा स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। वेव में सबसे ऊंची चोटी को क्रेस्ट कहा जाता है, जबकि वेव के सबसे निचले हिस्से को एब कहा जाता है। वेव की एक क्रेस्ट या एक चोटी से दूसरी चोटी के अंतराल को हम वेवलेंथ कहते हैं और वेव की मध्य रेखा से उसकी ऊंचाई को एम्पलीट्यूड कहते हैं।
यह वेव किसी एक पॉइंट से कितनी बार गुजरती है, उस चीज को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। जैसे कि ये एक लघु तरंग है, यह एक शॉर्टर वेव है। इसमें एक वेव की एक क्रेस्ट और दूसरी क्रेस्ट के बीच का जो अंतर है वो कम है, इसलिए इसको शॉर्ट वेव कहा जाता है। शॉर्ट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो एक पॉइंट में कितनी बार गुजर सकती है एक सेकंड के अंदर अंदर, वह अधिक होती है। जबकि हाई वेवलेंथ या दीर्घ तरंगों में जो चोटियां एक दूसरे से ज्यादा दूर होती हैं तथा इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसको हम कई हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। इनमें से सिर्फ विजिबल तरह की जो रेडिएशन होती है वही धरती तक पहुंच सकती है। इसकी रेंज 0.4 से 0.7 नैनोमीटर होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर सिर्फ 0.4 से 0.7 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट ही धरती तक पहुंच पाती है। इनमें से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो धर्मी जो वेव्स होती हैं उनको हमारा वायुमंडल धरती तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मुख्य विशेषता ये होती है कि उसमें चुंबकीय तथा विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये रेड लाइन है ये चुंबकीय तरंग है तथा जो ब्लू लाइन है यह इलेक्ट्रिक तरंग है, यानी कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेव आर इंटेंगल्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस तरह की वेव्स को किसी भी तरह का माध्यम नहीं चाहिए, इसलिए यह सूर्य से धरती तक पहुंच पाती है। इसकी जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि इसकी गति लाइट स्पीड के बराबर होती है। यह लगभग 8 मिनट में सूर्य से धरती तक पहुंच जाती है। इसका अगला पहलू है अमाउंट, यानी कि मात्रा। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा का संचालन करती है। यह सूर्य से धरती तक ऊर्जा लेकर आती है। इस ऊर्जा को हम वॉट में मापते हैं, इसकी इकाई वॉट है। जब हम ऊर्जा को मापते हैं तो हम उसे किसी एक क्षेत्र पे मापते हैं, एरिया पे मापते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम ऊर्जा को किसी समय के दौरान ही नापते हैं, जैसे कि 1 मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 1 घंटे में कितनी हो रही है, 1 दिन में कितनी हो रही है। जनरली हम इसको वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड में नाप सकते हैं, लेकिन आप किसी भी दी गई विभिन्न इकाइयों को जोड़कर इनको नाप सकते हैं, जैसे कि वॉट स्क्वायर फुट पर आवर, वॉट स्क्वायर माइल पर डे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब हम सौर ताप या सौर विकिरण को कंट्रोल करने वाले कारकों पर ध्यान देते हैं। इन कारकों को हम मुख्यतः 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑपरेटिंग एट द सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि सूर्य पर जो कारक काम करते हैं वो, दूसरा धरती पर जो कारक कार्य करते हैं वो, तीसरा मिलंकोविच साइकिल। मिलंकोविच साइकिल मिलुतिन मिलंकोविच नामक साइंटिस्ट ने दिया था। मिलंकोविच साइकिल के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला है एक्सेंट्रिसिटी, दूसरा है टिल्ट, तीसरा है प्रोसेशन। एक्सेंट्रिसिटी का जो चक्र होता है, इसका मतलब ये है कि
धरती का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का रास्ता है, जो ऑर्बिट है, उसकी जो शेप है वह बदलती है। वह गोल से अंडाकार की तरफ मूव होता है और दोबारा गोल हो जाता है। यह चक्र पूरा होने में लगभग 1 लाख वर्ष का समय लगता है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो उसको ज्यादा सौर विकिरण प्राप्त होता है। जब वह सूर्य से दूर जाती है या उसका जो ऑर्बिट है वह अंडाकार शेप का हो जाता है तो उसको कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। दूसरा मुख्य पहलू है टिल्ट यानी कि झुकाव। आप सब जानते हैं कि धरती लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह कोण हमेशा स्थिर नहीं रहता। लगभग 41,000 सालों के चक्कर में यह कोण 21 से 24 डिग्री के बीच में बदलता है। जब यह कोण 21 डिग्री होता है तो सूर्य की किरणें धरती के पृष्ठ पर सीधी पड़ती हैं तथा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर कम होता है। जब यह कोण अधिक होता है यानी कि 23 डिग्री 24 डिग्री तक पहुंचता है तो सूर्य की किरणें धरती पर अधिकतर तिरछी पड़ती हैं तथा उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सौर विकिरण की प्राप्ति का अंतर बढ़ जाता है तथा एक सीजन से दूसरे सीजन में सौर विकिरण की विभिन्नता भी बढ़ जाती है। तीसरा पहलू है प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब यह होता है कि जो हमारा सोलर इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को आता है तथा दूसरा सोलर इक्विनॉक्स जो 23 मार्च को आता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूमने के अलावा लट्टू की तरह इस प्रकार घूमती है, लेकिन यह एक चक्कर पूरा करने के लिए धरती को लगभग 26,000 साल लगते हैं। प्रोसेशन का जो मुख्य प्रभाव यह होता है कि उससे मौसम बदलना शुरू हो जाते हैं। इससे सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल सौर विकिरण पर अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा अलग अलग मौसमों के हिसाब से बदल जाती है। जैसे कि जो गर्मी इस समय मई जून में पड़ती है, आज से 26,000 साल बाद वही गर्मी दिसंबर में पहुंच जाएगी, क्योंकि धरती के झुकाव की दिशा बदल जाएगी। दूसरे मुख्य कारक जिनसे सौर विकिरण पे प्रभाव पड़ता है उसको सोलर साइकिल्स कहते हैं। सोलर साइकिल लगभग 11 साल का एक चक्र होता है। इस चक्कर में सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। जब यह काले धब्बे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सूर्य ठंडा हो रहा है। जब कोई वस्तु ठंडी होती है उसका मतलब ये होता है कि वह बहुत अधिक गर्मी छोड़ रहा है। यानी कि जब सूर्य के ऊपर सनस्पॉट्स यानी कि काले धब्बे अधिक होते हैं, उसका मतलब यह है कि धरती को सामान्य से अधिक सौर विकिरण प्राप्त होगा। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय 0 से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सूर्य की सतह पर धब्बे बढ़ने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे यह समय बीतता है और 11 साल पूरे होने लगते हैं, यह धब्बे फिर से कम हो जाते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 1996 में जब सोलर साइकिल शुरू हुआ तो सौर विकिरण कम था और जैसे जैसे हम इस चक्कर के मध्य में पहुंचते हैं लगभग 2001 के पास, वैसे वैसे सौर विकिरण बढ़ना शुरू हो जाता है तथा फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। यह पूरा चक्कर 11 वर्ष का होता है। सौर विकिरण के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मुख्य समूह उन कारकों का है जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं।
इन्हीं कारकों की वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु के ये कारक सौर विकिरण के सामयिक तथा क्षेत्रीय वितरण की उचित व्याख्या करते हैं। पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले कारक मुख्यतः निम्नलिखित हैं। पहला है कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी कि धरती की गोलाई। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणों का धरती पर गिरने का कोण अलग-अलग होता है। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय चक्र के आसपास सूर्य की किरणें लगभग परपेंडिकुलर पड़ती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे इन किरणों का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, धरती पर पड़ने का जो कोण होता है वह बढ़ता जाता है। ऐसा होने की वजह से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, किरणों का जो कोण है वो तिरछा होने लग जाता है। इसका यह प्रभाव होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें अधिक एरिया में वितरित हो जाती हैं, जबकि भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम क्षेत्रों पर ही वितरित होती हैं। मान लिया जाए कि अगर सूर्य से आने वाली किरणें 100 हैं, तो वह थोड़े क्षेत्र में बढ़ती है, जिससे थोड़े क्षेत्र में अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम मान लें सूर्य से 100 यूनिट रेडिएशन उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ते हैं, तो वह बड़े क्षेत्र में वितरित होते हैं, जिससे एक इकाई क्षेत्र को मिलने वाली सौर विकिरण कम होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाली सौर विकिरण कम क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है तथा उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण अधिक एरिया में वितरित हो रहा है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत गर्मी तथा उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। सौर विकिरण के वितरण में दूसरा सबसे बड़ा कारक होता है धरती का झुकाव। धरती का झुकाव सूर्य से प्राप्त होने वाले कुल विकिरण को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इससे एक मौसम से दूसरे मौसम में प्राप्त होने वाले विकिरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, उस समय सूर्य की जो किरणें हैं उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते पहुंचते सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और जो साउदर्न पोल है वहां पे 6 महीने तक लगभग सौर विकिरण नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है तो सौर विकिरण दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा पड़ता है तथा उत्तरी गोलार्ध का पे जो किरणें होती हैं वह तिरछी पड़ती हैं तथा उत्तरी ध्रुव लगभग 6 महीने तक अंधेरे में रहता है। इस प्रकार धरती के झुकाव के कारण अलग अलग मौसमों में सौर विकिरण की प्राप्ति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। इसी तरह दिन की लंबाई का भी सौर विकिरण पर असर पड़ता है, जैसे कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तथा सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। छात्रों, हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे दिन और रात का अंतर भी बड़ा होता जाता है। गर्मी के मौसम में उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में दिन बहुत लंबे होते हैं, लेकिन सौर किरणों के तिरछा पड़ने के कारण वहां पे कुल सौर विकिरण निम्न कटिबंधीय यानी कि भूमध्य रेखा तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से कम ही रहता है। लेकिन गर्मी में दिन की अवधि अधिक होने के कारण ये क्षेत्र रहने लायक बने रहते हैं। दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका मुख्य प्रभाव ड्यूरनल होता है, यानी कि हमें हर रोज देखने को मिलता है। दिन में सौर विकिरण बहुत अधिक होता है, जबकि रात के समय धरती दीर्घ तरंगे छोड़ती है, जिससे धरती की जो सतह है वह ठंडी होती है। सुबह के टाइम सौर विकिरण बहुत कम होता है, दिन में बहुत बढ़ जाता है तथा शाम को
फिर कम हो जाता है। अंत में आता है वायुमंडलीय पारदर्शिता। वायुमंडलीय पारदर्शिता का सौर विकिरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य किरणें अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं और हम यह भी जानते हैं कि वायुमंडल में अलग अलग परतें होने की वजह से सिर्फ विजिबल किरणें ही, जिनकी वेवलेंथ 0.4 से 0.7 नैनोमीटर है, वही धरती तक पहुंच पाती हैं। इन किरणों को वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा एरोसोल्स रिफ्रैक्ट करते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाला वाष्प भी इसको एब्जॉर्ब करता है। अगर वायुमंडल में की पारदर्शिता कम होगी तो यह विजिबल वेवलेंथ की जो किरणें हैं यह बहुत कम ही धरती पे पहुंचेंगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1816 का साल। इस साल में गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ी थी। इसका मुख्य कारण माउंट तंबोरा नामक वोल्केनो का फट जाना था। माउंट तंबोरा के फटने से वायुमंडल की पारदर्शिता इतनी कम हो गई कि पूरे विश्व में 1816 में गर्मी नहीं पड़ी, क्योंकि अधिकतर लाइट वायुमंडल ने रिफ्लेक्ट कर दी। इसी तरह अगर विश्व में न्यूक्लियर वार हो जाए तो बहुत ज़्यादा धूल तथा न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में फैल जाएंगे, जो सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देंगे। इस समय विजिबल लाइट को रोकने वाला सबसे बड़ा कारक बादल हैं। बादल से टकराकर बहुत सारी सौर विकिरण स्पेस में वापस चली जाती है। सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों का कुल प्रभाव हमें विश्व पर सौर विकिरण के वितरण के रूप में देखने को मिलता है। सौर विकिरण के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, सबसे अधिक सौर विकिरण कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य एक वर्ष में कर्क रेखा और मकर रेखा के अंतराल में विचरण करता है, लेकिन सूर्य के एक जगह पर रुकने की सबसे अधिक अवधि एक पेंडुलम की तरह उसके सिरों पे होती है। इसलिए सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर ही सबसे अधिक अवधि तक रुकता है। इसलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर सबसे अधिक अवधि तक सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। दूसरा पहलू यह है कि भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के कंपैरिजन में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास के पर्यावरण में बहुत अधिक बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी सौर किरणें परावर्तित हो जाती हैं। तीसरा पहलू उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को दर्शाता है। इस नक्शे में हम यह साफ देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सौर विकिरण की प्राप्ति में बहुत समानता है, यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, सौर विकिरण में कमी कम आती है। दूसरी तरफ उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सौर विकिरण में बहुत अधिक कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले भूपृष्ठ अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक है। पानी यहाँ पाए जाने वाली जलवायु को समानता प्रदान करता है, जबकि भूपृष्ठ बहुत जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है। उत्तरी कनाडा तथा उत्तरी रूस में बहुत अधिक स्नो कवर होने की वजह से अधिकतर सौर किरणें परावर्तित हो जाती हैं।
सौर विकिरण के वितरण के आधार पर हम विश्व को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला है टोरिड जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा है टेम्परेट जोन यानी कि तोषण वितोषण क्षेत्र। तीसरा है फ्रिजिड जोन यानी कि बर्फीले क्षेत्र। टोरिड जोन में वर्ष के किसी भी माह में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। यहाँ पर तापमान की वार्षिक विभिन्नता भी काफी कम होती है क्योंकि सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष में सीधी पड़ती हैं। टोरिड जोन में पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात में अंतराल कम बदलता है। दूसरा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पे वार्षिक तापमान बदलाव बहुत अधिक होता है। इस क्षेत्र में मौसम बदलने से दिन और रात की लंबाई में अत्यधिक फर्क आता है। अगर आप फ्रांस, जर्मनी या उत्तरी यूरोप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में सायं 10 बजे भी दिन रहता है। तीसरी जोन है फ्रिजिड जोन यानी कि बर्फीले इलाके। धरती के झुकाव के कारण इन इलाकों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। यहाँ पर बर्फ सिर्फ 3 महीने के लिए पिघलती है। उस दौरान भी यहाँ का तापमान ठंडा ही रहता है। सबसे गर्म महीने में तापमान कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पहुंचता। स्टूडेंट्स, सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले इन कारकों को जानना हमारे लिए अत्यधिक जरूरी है क्योंकि सौर विकिरण के वितरण तथा उसमें आने वाले दैनिक और वार्षिक बदलावों से विश्व में प्रकृति में बदलाव आते हैं। इन बदलावों के हिसाब से ही हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सोलर प्लांट लगाने हैं तो हमें उस क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जहाँ पर सौर विकिरण अधिक पाया जाता है तथा उसमें वार्षिक विभिन्नता कम होती है। इसी तरह सौर विकिरण से तापमान पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सौर विकिरण में वार्षिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बिल्डिंग, रेल तथा सड़कें बनाते समय खास इंजीनियरिंग नुस्खों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन इंजीनियरिंग तरीकों का इस्तेमाल करने से हमारे मूलभूत ढांचे को सुरक्षा मिलती है। इन कारकों को समझने से हमें अपने विश्व की एक वैज्ञानिक व्याख्या करने में मदद मिलती है क्योंकि विश्व में हर प्रकार की घटना सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से ही घटती है, चाहे वह समुद्र की लहरों का बहना हो, चाहे हवाओं का चलना हो। सौर विकिरण का वितरण अन्य प्रकार के वितरणों की व्याख्या भी करता है, जैसे भूपृष्ठ पर वनस्पति में विभिन्नताएं, जीव प्रजातियों की विभिन्नताएं, जलवायु की विभिन्नताएं आदि। इसलिए इस विषय को समझना अत्यधिक जरूरी है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।